बच्चों क्लास 11 का एक और बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना कक्षा 11 का एक और अध्याय का नाम है समतल में गति। अच्छा, वेक्टर्स मैंने बच्चों पहले ही डिस्कस कर लिए। अब समतल में गति क्या है इसको समझते हैं। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है, गतिशील है और इस प्रकार से गति करे कि जिन बिंदुओं पर वो चली वो सारे के सारे बिंदु एक तल में स्थित हो किंतु एक सरल रेखा पर नहीं स्थित हो, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समतल में गति। तो आइए लिखते हैं इससे बच्चों, क्या है, यदि कोई गतिमान वस्तु जिन बिंदुओं पर चली चले वह सभी बिंदु एक तल में स्थित हो किंतु एक सरल रेखा में नहीं। उदाहरण से समझेंगे बच्चों, कैसा हो सकता है, नहीं तो इस प्रकार की गति को समतलीय गति कहते हैं या एक समतल में गति कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, देखो अगर मैं कहूं कि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है, इस प्रकार से एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है, तो इन बिंदुओं पर चली है। ये बिंदु एक समतल, ये बोर्ड है, ये भी तो एक समतल है, तो एक समतल में तो स्थित है किंतु एक सरल रेखा पर नहीं है, तो यह है एक समतलीय गति हुई। अगर किसी वस्तु को मैंने गुरुत्व के अंदर यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर धरातल से फेंका और ये ऐसे जाके गया परवलय पथ पर चलता हुआ, तो ये सारे बिंदु जिस पर भी ये चली वस्तु, ये एक समतल में स्थित है। ये सारे बिंदु एक समतल में स्थित है किंतु एक रेखा में नहीं है, तो इस प्रकार की गति एक समतलीय गति होगी। या मैं कहूं कि वस्तु ऐसे ऐसे चली, तो ये वस्तु जितने बिंदुओं पर चली, जैसे बिंदुओं पर चली, सारे के सारे एक तल में तो स्थित है किंतु एक सरल रेखा पर नहीं है, तो इस प्रकार की गति को हम बच्चों कहते हैं एक समतल में गति। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए बच्चों और नोट कर लीजिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं किसी समतल में कण का विस्थापन कैसे देखें। तो मान लीजिए मेरा ये एक समतल है XOY समतल, या मैं कहूं XOY प्लेन, ये X एक्सिस, ये O मूल बिंदु, ये Y, तो मेरे पास XOY है। अब ये क्या है, इस प्लेन के अंदर, इस समतल के अंदर बच्चों जो अपनी वस्तु है वो कुछ इस तरीके से गति करी, इस पथ पर चली। भाई ठीक है, इस पथ पर चली, यहां पर मैं बना देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए किसी t = t1 टाइम पर यहां पर है, तो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो t = t1 टाइम पर बिंदु P पर है तथा इसका स्थिति सदिश RP वेक्टर है। t = t2 टाइम पर आपका ये बिंदु Q पर स्थित है तथा इसका स्थिति सदिश RQ वेक्टर है। अब RP जो P बिंदु के निर्देशांक है वो है आपके x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक है वो आपके x2 y2 है। तो अब देखिए इसका कैसे बनेगा पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों देखो, ये आपका RP वेक्टर हो गया और ये आपका RQ वेक्टर हो गया, यहां पर RQ वेक्टर। अब हमें देखना है विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा, ये हो गया आपका विस्थापन डेल्टा R वेक्टर। और डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या होता है, डेल्टा R वेक्टर बराबर हो गया आपका RQ वेक्टर माइनस का RP वेक्टर। RQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 i कैप प्लस y2 j कैप
और आरपी वेक्टर को लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यही लिख सकते हैं बच्चों। ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब देखो ये भाई इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये है ना भाई, ये जो आपकी है ये है x1 और ये आपकी क्या है y1। इसी तरीके से बिंदु Q को देखो, बिंदु Q का ये भाई x2 दूरी हो गई और ये आपकी जो है इसकी ऊंचाई कह लो इस समतल में तो y2 हो गई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस दूरी की बात कर रहा हूं बच्चों, ये दूरी क्या हो गई, ये दूरी हो गई आपकी x2 माइनस का x1 जिसे हम कहेंगे x में परिवर्तन, और ये हो गई आपकी, ध्यान से देखो भाई ये दूरी y1 है यहां से यहां तक की, पूरी y2 है तो ये हो गई y2 माइनस y1 जिसे हम कहेंगे y में परिवर्तन। तो x2 माइनस x1 को बेटा मैंने कह दिया डेल्टा x, यानी कि x अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापन हुआ, और y2 माइनस y1 यानी कि y अक्ष के समांतर कितना विस्थापन हुआ। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा इसको बच्चों। अब ये हो गया आपका डेल्टा वाई जे कैप, ये आ गया आपका विस्थापन। तो एक समतल में विस्थापन इस तरीके से निकालते हैं हम कि x में कितना परिवर्तन हुआ वो लिखा, y में कितना परिवर्तन हुआ वो लिखा। क्या इससे हम इसका औसत वेग निकाल सकते हैं? तो औसत वेग का अगर बच्चों सूत्र याद हो आपको, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग बेटा बराबर होता है आपका विस्थापन, कुल विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन बटे लिया गया समय। अगर आप विस्थापन देखें तो विस्थापन है डेल्टा आर, विस्थापन है डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा आर वेक्टर क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप, और डेल्टा टी आपने ऐसे ही रख दिया। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, औसत वेग को देखो ध्यान से किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी जे कैप, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये क्या है बच्चों, ये आपका है औसत वेग एक्स अक्ष के समांतर, या औसत वेग का वह आयताकार घटक जो एक्स अक्ष की दिशा में है। इसी तरीके से डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी क्या है, औसत वेग का वाई घटक जो, या सिंपल वाई घटक, बात खत्म हो जाती है यहां पर। तो ये हमें समझ में आया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वी एक्स बार, बार क्या बता रहा है बेटा, ये एवरेज की बात हो रही है, और वी वाई बार ये क्या बता रहा है, एवरेज की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका औसत वेग, ध्यान से देखिए इसे। अब बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे औसत वेग का दिशा क्या होगी, औसत वेग की दिशा, तो बच्चों औसत वेग की दिशा वही होगी जो आपके विस्थापन सदिश की है। तो विस्थापन सदिश की कितनी कौन सी दिशा है भाई, ये दिशा है ना, तो इसी दिशा में आपका औसत वेग होगा, इस दिशा में। तो इस दिशा में तो औसत वेग की दिशा वही दिशा हो, औसत वेग की दिशा बराबर विस्थापन सदिश की दिशा। की दिशा। अब बेटा यहां पर सोचने की बात यह है कि आपका किस तरीके से आएगा, आपका क्या कहते हैं तात्क्षणिक वेग किस तरीके से आएगा, तात्क्षणिक वेग हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो भाई बच्चों स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीन पॉज करके इतना नोट करो, इसके बाद बात करते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग होता क्या है, जब औसत वेग हम किसी बहुत छोटे समय अंतराल के लिए निकालते हैं तो वह हो जाता है आपका तात्क्षणिक वेग। जब औसत वेग को हम सीमा लगा देते हैं, उस पर सीमांत वेग कह देते हैं, जब औसत वेग को हम बहुत छोटे समय अंतराल के लिए निकालते हैं तो वह बन जाता है तात्क्षणिक वेग। तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं। तो देखो बच्चों तात्क्षणिक वेग कैसे देखेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो तात्क्षणिक वेग में जो मैं बात कर रहा हूं तो समय अंतराल होता है अति सूक्ष्म, समय अंतराल अति सूक्ष्म। तो
समय अंतराल अति सूक्ष्म में जो औसत वेग रहता है वही होता है आपका तात्क्षणिक वेग। यानी कि आपका देखो औसत वेग बराबर क्या होता है, वी एवरेज बराबर क्या होता है, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, विस्थापन सदिश बटे समय, ये हो गया आपका औसत वेग। अब यहां पर मैं कह रहा हूं ये समय अंतराल बहुत छोटा है तो इसको लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो आपका जब आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि आपकी तात्क्षणिक वेग बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और यहां पे आ जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। इसको अगर और देखें बच्चों तो यहां पर देखिए आप लोग इसे और क्या समझ सकते हैं, तो ये भाई हमने v का वैल्यू रख दी यहां पे, तो v इंस्टेंटेनियस आपकी हो गई लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और जब ये लिमिट बहुत छोटी होती है तो भाई अति सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु क्या करेगी, अति सूक्ष्म विस्थापित होगी, बहुत छोटा सा विस्थापन होगा। तो उस बहुत छोटे से विस्थापन को हम लिखते हैं डी आर वेक्टर, और ये समय अति सूक्ष्म समय अंतराल को डी टी लिखते हैं। शुरुआती लेक्चर्स में सारी बातें करी तो वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई आपकी डी आर वेक्टर बाई डी टी। इतना तो हमें समझ में आ गया भाई ये बात सही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी ये जानना भी तो जरूरी है। तो देखो भाई हमने कहा वस्तु यहां पर है, यहां पर है ये इसका स्थिति सदिश हो गया। अब बहुत छोटा सा विस्थापन बिल्कुल क्यू पॉइंट इसके यहां पर, बहुत छोटा समय, तो बहुत छोटे समय बहुत ज्यादा थोड़ी चलेगी, बहुत कम चली होगी। तो क्यू बिंदु बिल्कुल पी के पास में है, ये आपका पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है बिल्कुल पास में। तो आप देखें अगर यहां पर इन दोनों को मिलाने वाला यही आपका विस्थापन होगा तो आप देखें ये क्या हो जाएगी, इसकी दिशा ये स्पर्शी की दिशा हो जाएगी। भाई आपके तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या है, यही हो गई। हमने पढ़ा था औसत वेग की दिशा वही दिशा होती है जो विस्थापन सदिश की होती है, और विस्थापन सदिश की दिशा ये हो गई जो कि एक किससे आपको व्यक्त हो रही है, एक स्पर्श रेखा से व्यक्त हो रही है। तो तात्क्षणिक वेग की भी दिशा बच्चों यही हो गई, तात्क्षणिक वेग की ध्यान से देखिए। वेग की दिशा, तात्क्षणिक वेग की दिशा। तो तात्क्षणिक वेग की दिशा किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो बिल्कुल आसान बात है, तात्क्षणिक वेग की दिशा किसी बिंदु पर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, पर महत्वपूर्ण बातें सारी, इसे फटाक से स्क्रीन पॉज करो बच्चों और लिख लो फटाफट। फिर और जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कुछ। तो बच्चों अभी हमने समझा वी इंस्टेंटेनियस बराबर है आपका डी आर वेक्टर बाई डी टी। मान लीजिए ये बिंदु P के जो आपके निर्देशांक है ये कुछ x, y है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश। अगर किसी व्यक्ति को स्थिति सदिश समझ में नहीं आ रहा तो वेक्टर वाली प्लेलिस्ट खोल लो, सब बताया है। विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश, तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जरूर देख लेना यार। अब यहां पे रख दिया भाई स्थिति सदिश का मान, तो ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और डी टी। इसे और हल करा तो ये हो गया dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। ठीक है बच्चों, भाई आसान बातचीत है। इसको और क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी क्या हो गया, dx बाई डी टी हो गया आपका तात्क्षणिक वेग का x घटक,
dx बाई dt क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग का x घटक यानी कि vx। vy क्या हो गया आपका, ये vy dy बाई dt vy हो गया। vy क्या है, तात्क्षणिक वेग का y घटक। तो मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि कोई भी एक वेक्टर दो आयताकार घटकों में लिखे जा सकते हैं, वो आयताकार घटक यही है। तो vx आपका बेटा यहां पर हो गया, vx बराबर आ गया dx बाई dt और vy आपका आ गया बेटा dy बाई dt। तो vx क्या है, तात्क्षणिक वेग का x आयताकार घटक, या कह सकता हूं x का समय के सापेक्ष अवकलन गुणांक। और vy क्या है आपका, तात्क्षणिक वेग का y आयताकार घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गई भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपनी कुछ इस तरीके से होती है। बात बिल्कुल आसान है, दिशा भी पता चल गई हमें, तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होती है। तो ये सारी चीजें बच्चों फटाक से नोट कर लीजिए ताकि हम चैप्टर में आगे जल्दी और बढ़ सकें। बच्चों मान लो कोई वस्तु जो है गति कर रही है, आपकी गति वो इस पथ पर कर रही है और इस समय स्थिति इसकी यहां पर है, ये P बिंदु पर है। अब इस P बिंदु पर मैं देखूं तो भाई ये आपका जो हो जाएगा इसका स्थिति सदिश हो जाएगा। अब आपसे पूछे कोई कि अगर इस P बिंदु पर भाई गति की दिशा क्या होगी, तो भाई वो कैसे बताओगे, इस P बिंदु पर एक खींच दोगे स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा ऐसे चल रही है वस्तु, तो स्पर्श रेखा की दिशा में आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा और ये आ गया आपका बच्चों वेलोसिटी वेक्टर। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं ताकि क्लियरिटी मेंटेन रहे। तो ये बच्चों आपका आ गया वेलोसिटी वेक्टर, भाई थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब देखो बच्चों ये वेलोसिटी वेक्टर मैंने ऐसे दिखा दिया, वेलोसिटी वेक्टर की जो लंबाई होगी वो इसका परिमाण बता रही होगी। आपका ये इसका x घटक हो गया vx और इसका y घटक हो गया आपका ये vy। ठीक है, अब ये वेलोसिटी वेक्टर कुछ कोण बना रहा होगा क्षैतिज से, ठीक, हॉरिजॉन्टल से कुछ कोण बना रहा होगा, या एक्स अक्ष के जो समांतर रेखा खींची उससे कुछ कोण बना रहा होगा। यही कोण ये देखो पीछे मिलाओ इसको, यही कोण बच्चों ये ऐसे करके आपका ये बना रहा होगा। तो आपका थीटा देखना चाहता हूं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे आधार होता है, तो ये हो गया vy बटे vx। अब मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तो वेग का परिमाण। तो बेटा वेग का परिमाण क्या होगा, इस वेग के इस जो वेग सदिश है उसकी लंबाई। अगर उसकी मुझे लंबाई देखनी है तो सिंपल क्या करूं, आसानी से ये इसका स्क्वायर करो प्लस vy का स्क्वायर करो और उसका निकाल लो पाइथागोरस से, तुम्हें वेग का परिमाण भी मिल जाता है। तो बच्चों ये हमने जाना आज क्या होगा त्वरण, माफ कीजिएगा क्या होगा तात्क्षणिक वेग, क्या होगा औसत वेग और क्या होगा आपका विस्थापन सदिश, क्या होती है एक समतल में गति। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि औसत त्वरण क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो बच्चों अभी मैं चलता हूं, मजे में पढ़ो, कहीं कोई भी दुविधा आए तो कमेंट में जरूर लिखना। बाय बाय, जय हिंद।